हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी होता है या फिर आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ सकते हैं, क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है और कौन से एडिटोरियल्स हमें पढ़ने चाहिए और नहीं पढ़ने चाहिए। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 28 जनवरी, संडे। तो चलिए देखते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। आज मेनली 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला, मिनिमल रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन न्यूक्लियर प्लांट्स। उसके बाद है आपका व्हाट इज़ लद्दाख्स डिमांड ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान। उसके बाद है वाई इज़ पंजाब इन कोर्ट ओवर बीएसएफ्स पावर। उसके बाद है आपका मलेरिया वैक्सीन रोल आउट बी स्किल्ड अप। तो इन 4 टॉपिक्स के ऊपर एडिटोरियल एनालिसिस है, जिसका चलिए अब हम एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहला है मिनिमल रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन न्यूक्लियर प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अगर रेलेवेंस समझाऊँ तो इसका काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है। इसका रेलेवेंस आपके जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है। जब हम हमारा एनर्जी बास्केट की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का कितना परसेंटेज होता है आपको ये पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ न्यूक्लियर प्लांट्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है। क्या हमारा सिविल न्यूक्लियर पॉलिसी है हमारी, ठीक है। और इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन की, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी होती है तो कितने टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे यूरेनियम के ऊपर, जैसे यूरेनियम क्या होता है, उसके आइसोटोप्स क्या होते हैं, उसका इनरिचमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे हमारा आता है न्यूक्लियर पॉलिसी कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी क्या है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस क्या है। ये जो आपका है, ये आपका GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसके अलावा आप मेंस में आप इसे GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, कि न्यूक्लियर एनर्जी की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं एंड इसके क्या क्या पोटेंशियल सल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि अभी जो आपका साइंस वाला जो सेक्शन आता है द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसमें अलग अलग स्टडीज़ आती हैं। तो अभी इससे रिलेटेड क्या बताया गया है, तो देखिए जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसने अभी 20 साल की एक रिसर्च कंडक्ट कर रही थी कि न्यूक्लियर इम्पैक्ट क्या होता है आपके रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज का फ्रॉम 6 इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, स्पेशली फ्रॉम कुडानकुलम। कि हम जानते हैं जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, तो न्यूक्लियर एनर्जी इसके काफ़ी सारे डाउनसाइड्स होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे डाउनसाइड होता है। जैसे अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी जैसे काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। दिस इज़ ऑलमोस्ट 7 टाइम्स रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये होता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है कि जैसे माइनिंग ऑपरेशंस का कार्बन फुटप्रिंट होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है, ऑपरेशन का कार्बन फुटप्रिंट होता है। उसके बाद होता है एक हज़ार्ड किस चीज़ का होता है, न्यूक्लियर डिज़ास्टर, जैसे फुकुशिमा वाला हुआ था, या फिर कोई अर्थक्वेक आ जाए किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अराउंड। उसके बाद होता है आपका रेडिएशन पॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद एक डाउन साइड होता है न्यूक्लियर आपके रिसोर्सेज का, कि किसी कंट्री में रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उसे हमेशा इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसकी वजह से डिपेंडेंस बन जाते हैं। एंड एक और सबसे बड़ा एक डाउन साइड होता है आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है, जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तब स्पेंट न्यूक्लियर कोर होता है जिसको डिस्पोज ऑफ करना होता है, ठीक है। उसको हटा के एक नया न्यूक्लियर कोर लगाते हैं। तो जो डिस्चार्ज होता है उसका, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है, रेडिएशन पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा कंटामिनेट हो सकता है। तो इस वाले डाउनसाइड के ऊपर BARC ने रिसर्च कंडक्ट करी 20 साल की,
क्योंकि हम जानते हैं इंडिया जो है अब फॉसल फ्यूल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है और अलग अलग तरीके के एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ इंडिया जा रहा है। इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इंडिया में कुछ समय से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम आपका फर्स्ट स्टेज, अलग अलग स्टेजेस के प्रोग्राम होते हैं जिसमें प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ करते हैं। सेकंड जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं, और उसके बाद थर्ड जनरेशन के होते हैं जिसमें हम एडवांस्ड ब्रीडर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं सेकेंड स्टेज में जाने की, लेकिन इसी के साथ हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसका हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का। तो इसी के ऊपर जो स्टडी हुई है, चलिए उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या 20 साल में हमारा आउटकम रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के वेस्ट को टैकल करने में। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए ये आपके प्रीलिम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ऑपरेशनल न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में कितने हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहला है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में दूसरे नंबर पर है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। गुजरात की अगर बात करें तीसरे नंबर पे यहाँ पे है आपका काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, उसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर है आपका तारापुर पावर स्टेशन। कर्नाटका की अगर बात करें तो यहाँ पाँचवें नंबर पे आपका कायगा पावर स्टेशन। उसके बाद तमिलनाडु में देखिए 2 पावर प्लांट्स हैं। सबसे पहले तो है आपका कुडनकुलम पावर प्लांट, उसके बाद है आपका मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। तो टोटल आपके 7 मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशनल हैं इंडिया में। तो ये आप लिस्ट बहुत ध्यान में रखिएगा कि कौन सा पावर प्लांट कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग हो गया, या फिर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हो गए कि आपसे पूछ लेंगे किसी कौन से स्टेट में 2 पावर एटॉमिक पावर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, या कौन से स्टेट में है कौन से में नहीं है। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि जो बार्क है, ठीक है, ये इन्होंने जो स्टडी कंडक्ट करी है इनका क्या मेथडोलॉजी रहा है, क्या तरीका रहा है इसको कंडक्ट करने का। तो इन्होंने 7 न्यूक्लियर प्लांट्स, तो देखिए जो हमने 7 न्यूक्लियर मेजर प्लांट्स जो हैं इंडिया में उनसे डेटा इकट्ठा किया इनके 30 किलोमीटर रेडियस में। ठीक है, बट फोकस्ड एनालिसिस विद इन 5 किलोमीटर ड्यू टू नेग्लिजिबल रेडियो एक्टिविटी बियॉन्ड। तो ऑलमोस्ट कह लीजिए 30 किलोमीटर और 5 किलोमीटर फोकस्ड एनालिसिस किया। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो गैसियस और लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज होता है उसको एनालाइज किया। उसके अलावा जैसे इंक्लूडिंग द फिजन प्रोडक्ट्स, एक्टिवेटेड न्यूक्लियर्स, तो केमिकल प्रोडक्ट्स का भी इन्होंने एनालिसिस किया। और यहाँ पे एयर पार्टिकुलेट्स का एनालिसिस हुआ, वाटर बॉडीज़ जो होती हैं आसपास, रिवर, लेक, सी और सेडिमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कंसिडर करी इतने एरिया में, इतने टाइप ऑफ डिस्चार्ज में और इतने सारे इन्वायरमेंटल मीडियम में। अब देखिए यहाँ से पता क्या चला, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट हो भी रहा है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से वो बहुत कम है, और दैट इज़ बिलो द रेगुलेटरी लिमिट, जो हमारी लिमिट है इन्वायरमेंटल लिमिट्स है उससे भी कम डिस्चार्ज हो रहा है। एंड इट इज़ डीम्ड सेफ फॉर पब्लिक। इसको बताया जा रहा है कि जो लेवल ऑफ पोल्यूशन हो रहा है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है, इतना किया जा सकता है, इससे पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होगा। लो रेडियो न्यूक्लियाइड कॉन्सेंट्रेशन की अलग अलग जो मार्कर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन कितना हो रहा है, ये मार्कर्स होते हैं जैसे आयोडीन 131, सीजियम 137, स्ट्रॉन्शियम 90, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है। ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेस्ट एयर, वाटर, सेडिमेंट्स में नहीं है। ट्रीटियम लेवल्स की देखें तो ये ट्रीटियम जो होता है आपका हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है जो कि आपका कूलिंग में यूज़ होता है जनरली। ठीक है, डिटेक्टेबल एट ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट कुडनकुलम विद हायर लेवल्स एट राजस्थान ड्यू टू रिएक्टर डिज़ाइन। तो ट्रीटियम लेवल भी जो है आपका, ये भी, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन मेजॉरिटी एरियाज़ में कम है। उसके बाद टोटल डोज वेरिएशन की बात करें तो स्लाइटली हायर एट महाराष्ट्र, मद्रास, तारापुर ड्यू टू देयर एयर कूल्ड रिएक्टर डिज़ाइन। तो ओवरऑल यहाँ पे भी बहुत स्लाइट वेरिएशंस हैं। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस है सेफ्टी एंड एक्सपेंशन। तो
अब हम समझ गए हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर प्लांट की टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमें पता चल गया है कि ये सेफ़ है, अब हम इसे और एक्सपैंड कर सकते हैं। और हमें अब ये भी पता चल गया कि हमारा न्यूक्लियर स्टैंडर्ड जो है सेफ़ है एंड सपोर्ट्स अ प्रोग्राम विद मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इससे पता चलता है कि अब हम और फर्दर न्यूक्लियर एनर्जी को हम अपनी कंट्री में एक्सपैंड कर सकते हैं। उसके बाद है रेगुलेटरी कंप्लायंस है, हाईलाइट्स इंडियाज एडहेरेंस टू स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, कि पूरी दुनिया को अब ये मैसेज जा रहा है कि जो इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी को फॉलो कर रहा है वो एक स्टैंडर्ड के अंदर में रहते रहते कर रहा है। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सीरियसली लेता है, तो इससे एक ग्लोबल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन वाली बात आती है कि अब इसकी वजह से हमें पता चल गया है कि जो हम डिज़ाइंस बना रहे हैं वो कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अब हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, डेटा मिलता है, और अब हम और भी बेटर डिज़ाइंस बना सकते हैं जो कि हम बाकी देशों को और फर्दर चाहें तो सेल कर सकते हैं। और कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ongoing effort at all plants to minimize radiation doses and achieve as low as reasonably achievable। तो रेडिएशन का लेवल कम हो रहा है और हम और फर्दर इम्प्रूवमेंट का स्कोप बढ़ रहा है हमारा। तो देखिए अब इसमें और फर्दर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है। टू द स्टडी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइल्यूशन, डिस्पर्जन, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल फॉर मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो डाइल्यूशन पे काफ़ी फोकस करते हैं कि जो कंटामिनेंट्स हैं उसे इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि वो इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते, कि कॉन्सेंट्रेटेड वे में डिस्चार्ज नहीं होता है, डिस्पर्स कर देते हैं ताकि कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन ना हो। इट एक्नॉलेजेस पोटेंशियल पब्लिक कंसर्न अबाउट न्यूक्लियर सेफ्टी, हाईलाइट्स ट्रांसपेरेंसी एंड साइंटिफिक रिगर ऑफ द स्टडी। तो इस स्टडी से पता चलता है कि हमारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स को काफ़ी हाई प्रायोरिटी देते हैं, और जो पूरी स्टडी है दिखाती है कि पूरे प्रोसेस में अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी है, और जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन है उसका इम्पैक्ट है उसके डेटा में भी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। फर्दर रिसर्च कुड एक्सप्लोर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेरिएशन इन स्पेसिफिक रेडियो न्यूक्लियाइड कॉन्सेंट्रेशन, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजी। तो इस जो रिसर्च करी है, अगर हम ऐसी और फर्दर रिसर्च करें तो इससे हमें और फर्दर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और डेटा कलेक्शन में हेल्प हो सकती है। तो फाइनली देखिए ये जो पूरी स्टडी है इससे हमें स्ट्रॉन्ग एक मैसेज मिलता है कि हमारा न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में एक राइट ट्रैक पर है, हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ पॉल्यूशन भी कम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक टाइप से हमारा जो प्रोग्राम एक्सपेंशन है, हमारी कंट्री में न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सपेंशन है, उसे और आगे हम अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और एनर्जी सिक्योरिटी को बैलेंस करते हुए। ये है आपका सबसे पहला आर्टिकल। उसके बाद आता है आपका व्हाट इज लद्दाख्स डिमांड ऑन गिलगिट बल्तिस्तान। ठीक है, तो अगर इस वाले आर्टिकल की रेलेवेंस की बात करें तो यहाँ पे आपकी दो चीज़ों की बात हो रही है। देखिए एक तो लद्दाख, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है रीजन्स की। कौन सा रीजन? गिलगिट बल्तिस्तान रीजन। तीसरी बात हो रही है आपकी 6th शेड्यूल की। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो लद्दाख वाला एरिया आता है ये आपका जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि वहाँ पे क्या माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ पे कौन से नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ से कौन सी रिवर्स निकल रही हैं, वहाँ पे कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और जैसे गिलगिट बल्तिस्तान भी है, ये भी आपका जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। और आपका जो 6th शेड्यूल है ये आपका पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 6th शेड्यूल के क्या प्रोमिनेंट पॉइंट्स हैं, क्या प्रोविजंस हैं, क्या 5th शेड्यूल से डिफरेंसेस हैं, किन स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है 6th शेड्यूल। तो ये आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम यहाँ पे इसको GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, और दूसरी बात GS2 के टर्म्स में अबाउट इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो देखते हैं ये वाला आर्टिकल क्या कह रहा है। तो देखिए अभी तक क्या ये यहाँ पे हुआ है कि अभी जनवरी में तो लद्दाख की 2
पॉलिटिकल मेन बॉडीज़ हैं, लद्दाख एपेक्स बॉडी जिसका नाम है LAB, रिप्रेजेंटिंग सेवरल बुद्धिस्ट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, और दूसरा है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, जो कि आपकी वहाँ पे मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है और लोकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। LAB और KDA ने मिल के आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं इन्हें एक लेटर सबमिट किया, एक मेमोरेंडम सबमिट किया कि इन दोनों के बीच में अभी तक देखिए डायलॉग चल रहा था, तो इस डायलॉग का ही एक फर्दर डेवलपमेंट है कि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेटर सबमिट किया एंड इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स प्रपोज करी कि इनकी कुछ मांगे हैं जो ये चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फुलफ़िल करें। उनमें से एक है कि जो गिलगिट बल्तिस्तान वाला रीजन है आपका, जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, वो भी अब आपके लद्दाख में इंक्लूड हो। ठीक है, ये वाली इनकी नई डिमांड है। तो इसी से रिलेटेड इसका और असेसमेंट किया है इस पूरे सिचुएशन का, कि अभी देखते हैं सबसे पहले कि इस लद्दाख का करंट स्टेटस क्या है। तो लद्दाख देखिए ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर स्क्वायर्स में बसा हुआ है, और इससे पहले ये कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था उसमें कश्मीर डिवीज़न के अंडर में आता था। देखिए जम्मू कश्मीर स्टेट जो है दो अलग अलग रीजन से मिलकर बना है, जम्मू रीजन एंड कश्मीर रीजन। लद्दाख जो है आपका कश्मीर के अंडर में आया करता था। और आप जब ये आपका यूनियन टेरिटरी बन गया, जब JNK को डिवाइड कर दिया गया आपका 5 अगस्त 2019 में, तो लद्दाख को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न दिया गया, ठीक है, आर्टिकल 370 के अंडर। लेकिन जैसे आपका दो यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो जम्मू एंड कश्मीर को तो आपका एक लेजिस्लेचर दिया गया है, लेकिन लद्दाख को कोई भी लेजिस्लेचर नहीं दिया गया है। ठीक है, कई सारी यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं जिसमें लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, जैसे आपका पौंडीचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेचर है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे कुछ स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, एक स्पेशल टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है। वैसे ही जम्मू कश्मीर को भी दिया गया, लेकिन लद्दाख को ऐसा नहीं दिया गया। तो लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखिए वहाँ पे कुछ इलेक्टेड हिल काउंसिल्स इस्टेब्लिश किए गए। क्या? लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल एंड ये, ताकि ये जो वहाँ के छोटे छोटे काउंसिल है वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। दे रन माइक्रो गवर्नेंस इशूज़ ऑफ द रीजन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 2.74 लाख। तो वहाँ की पॉपुलेशन देखिए इतनी कम है, तो वहाँ पे सरकार को लगा कि लेजिस्लेचर देने का कोई इतना लॉजिक नहीं होगा, तो वहाँ पे एक छोटा सा काउंसिल बना दिया लेजिस्लेचर की जगह, जिनको बोला गया कि आप यहाँ पे गवर्नेंस इशू को एडमिनिस्टर करिए। तो लद्दाख इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी विद लेह डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट एंड कारगिल बाय शिया मुस्लिम। तो ये वहाँ का देखिए डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है कि जो आपका वहाँ पे अलग अलग रीजन आते हैं। देखिए, ठीक है, लद्दाख है, लेह है, कारगिल है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन बसी हुई है। लद्दाख में मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेह डिस्ट्रिक्ट में आपकी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, कारगिल में आपके शिया मुस्लिम बसे हुए हैं। तो अलग अलग रीजन में देखिए जब अलग अलग मेजॉरिटी पॉपुलेशन डोमिनेट कर रही है, तो हर जगह के अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, अलग अलग कस्टम ट्रेडिशन होते हैं, अलग अलग डिमांड्स होती हैं और अलग अलग कल्चर होते हैं। The region witnessed a divided reaction to center's move to abrogate Article 370 and 35A, provisions that granted exclusive right to locals over the land, jobs and natural resources। तो जब आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट किया गया तब वहाँ पे उसको लेके काफ़ी अलग अलग तरीके के रिएक्शन थे। कुछ लोग इससे काफ़ी खुश थे और कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। इस आर्टिकल 370 जो हुआ करता था, ये एक टाइप से वहाँ पे जो बसे हुए लोग हैं उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देता था, कुछ खास पावर देता था अपनी ज़मीन के ऊपर, अपने जॉब्स के ऊपर और अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। लेकिन ये आर्टिकल हटते ही उनके ये जितने भी स्पेशल प्रिविलेजेस और राइट्स थे ये भी चले गए। तो इसकी वजह से वहाँ पे कुछ लोग नाराज़ भी थे। Leh for many decades supported the demand of UT status. However, Kargil, after events of 2000, has been insisting on unification of Kashmir. तो
क्या है वहाँ पे डिवाइडेड ओपिनियंस की। देखिए 2019 से पहले जो लेह डिस्ट्रिक्ट था, लेह डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका बुद्धिस्ट से डोमिनेटेड है, ये आपका पहले से डिमांड कर रहे थे कि लेह को एक यूनियन टेरिटरी बना दी जाए। तो जब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो लेह के जो बुद्धिस्ट थे इनको काफ़ी खुशी हुई इस बात से कि इनकी डिमांड्स फुलफिल हुई। वहीं कारगिल जो है, कारगिल तब से 2019 के बाद से डिमांड कर रहा है कि वहाँ पे शिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनको उनकी एफिनिटी जो है कश्मीर से थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन कश्मीर से अब हट के यूनियन टेरिटरी बन गए। अब इनकी डिमांड है कि फिर से इन्हें कश्मीर से रीयूनिफाई किया जाए, कश्मीर से फिर से इन्हें जोड़ दिया जाए। तो ये है यहाँ पे करंट स्टेटस। अब देखिए यहाँ पे लेटेस्ट डिमांड क्या है इस रीजन की। In the past 2 years, both the socio-political bodies of Leh and Kargil launched street agitation protesting against the UT status without a legislature. Join hands to launch a major campaign for restoration of statehood with legislature. तो अब देखिए यहाँ पे जो लेह डिस्ट्रिक्ट वाले बुद्धिस्ट थे ये खुश तो हुए कि यहाँ पे यूटी का स्टेटस दे दिया गया, लेकिन ये इस बात से नाराज़ थे कि यूटी स्टेटस देने के बाद यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं इस्टेब्लिश किया गया। और जो कारगिल वाले जो लोग थे ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फिर से स्टेटहुड दे देना चाहिए। तो अब ये दोनों जो लेह और कारगिल के जो पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं, जो काउंसिल्स हैं, इन्होंने एकजुट होकर अब यहाँ पे डिमांड पुटअप कर रहे हैं कि ये अब यूटी स्टेटस नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि लद्दाख को एक स्टेटहुड मिले, लद्दाख एक सेपरेट स्टेट की तरह हो और यहाँ पे एक सेपरेट लेजिस्लेचर हो। Earlier, Ladakh would send 4 members to the JK Assembly and 2 members to the State Legislative Council. तो अभी इससे पहले जब लद्दाख जो है पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, तब लद्दाख से देखिए 4 लोग जो हैं, 4 सदस्य जम्मू कश्मीर की जो स्टेट असेंबली है वहाँ पे जाया करते थे, उनको रिप्रेजेंट किया करते थे 4 लोग लद्दाख को, और 2 लोग जो है आपका 2 मेंबर आपके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंट करते थे। और अब वहाँ पे देयर इज़ अ यूनानिमस क्राई फॉर स्पेशल स्टेटस अंडर 6th शेड्यूल एंड आर्टिकल 371 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब वहाँ पे इस चीज़ को लेके एक और डिमांड है कि यहाँ पे 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को इंक्लूड कर दिया जाए। 6th शेड्यूल जो है आपका कुछ 4 स्टेट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया रखा है, ध्यान में रखिए, मिज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और आपके अलग अलग स्पेशल स्टेटस। और 6th शेड्यूल की अगर बात करें तो यह है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम के लिए, ठीक है। तो पीपल ऑफ लद्दाख आर्ग्यू दैट ओपनिंग ऑफ द रीजन टू आउटसाइडर्स एंड आउटसाइड इन्वेस्टमेंट विल इम्पैक्ट द मोस्ट इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एंड सेंसिटिव एरिया। तो जब 6th शेड्यूल की बात करते हैं और स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं तो ऐसा क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर हम लद्दाख जैसे एरिया को आउटसाइडर्स के लिए खोल देंगे, ठीक है, पूरा ओपन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल देंगे, तब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो आएगा, लेकिन वहाँ का जो बहुत सेंसिटिव इकोलॉजिकल पूरा सेंसिटिव इकोलॉजी है, वहाँ की पूरा इकोसिस्टम जो इतना सेंसिटिव है वहाँ का, वो बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे लद्दाख ऑल्सो डिमांड्स एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द रिक्रूटमेंट। तो आपकी एक तो अलग अलग डिमांड्स हो गई, देखिए, एक तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरा आपका 6th शेड्यूल के अंडर रिकॉग्निशन, तीसरा है वो चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट होता है उसकी जो पावर है वो पूरी की पूरी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाए, कि वहाँ पे जितनी भी गैजेटेड जॉब्स हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं, वो लद्दाख चाहता है कि हम ही इनको रिक्रूट करें। इट ऑल्सो डिमांड्स दैट द ट्विन हिल काउंसिल शुड हैव पावर टू रिक्रूट लोअर रंग स्टाफ फॉर द रीजन। तो जो आपका लोअर रंग स्टाफ होता है, जो आपका सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है, जो ये दो काउंसिल है लेह और कारगिल के, इन्हें अथॉरिटी चाहिए कि उस स्टाफ को रिक्रूट कर पाए। Ladakh resident certificate should be the only basis for applying for the jobs in this region, said key bodies of Ladakh in memorandum। तो उस डिमांड में इन दोनों बॉडीज़ ने ये भी बोला कि लद्दाख में जो सरकारी नौकरियों की जो अथॉरिटी है वो इन बॉडी को दी जाए और सिर्फ लद्दाख के लोग ही इन नौकरियों में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरी बात कही है। वाई एक्सटेंशन ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल, की वो अपना टेरिटोरियल कंट्रोल और क्यों चाहते हैं? गिलगिट बल्तिस्तान के
पर्सपेक्टिव में। देखिए 1947 से पहले लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जो था उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आया करता था, लेकिन अब जो है ये पाकिस्तान के पास अभी का कंट्रोल में है। पाकिस्तान इसे इलीगली ऑक्यूपाई करा हुआ है। द मेमोरेंडम हाईलाइट द फैक्ट एंड सीक एक्सटेंशन ऑफ द टेरिटोरियल कंट्रोल। तो अब ये लद्दाख वाला एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये गिलगित बल्तिस्तान तक भी कंट्रोल चाह रहा है। इम्प्रेस्ड अपॉन द सेंटर टू मेक अटेम्प्ट्स टू इंक्लूड दिस एरिया इनटू लद्दाख। तो वो चाहते हैं कि इसमें केंद्र सरकार हेल्प करे और जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है उसको लद्दाख में इंक्लूड किया जाए। It demands reservation of seats for Gilgit Baltistan once a legislature is granted for a region। इनका ये भी कहना है कि एक तो गिलगित बल्तिस्तान रीजन को लद्दाख में इंक्लूड किया जाए और इंक्लूड करने के बाद जो वहाँ के नागरिक हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्हें जो लेजिस्लेचर बनेगा लद्दाख का उसमें रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और अगर लद्दाख के बारे में देखें तो लद्दाख जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उसके साथ शेयर करता है। एंड इस रीजन में चाइना के साथ इंडिया की पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी है। और तो जो नया मेमोरेंडम है जो अभी डिमांड भेजी है दोनों काउंसिल ने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के लिए, यहाँ पे ये बोला है कि इस चीज़ पे बहुत फोकस किया है कि जो आपके लोकल्स हैं वहाँ पे मूल निवासी जो हैं उनको और ज़्यादा सशक्तिकरण किया जाए, ठीक है, ताकि उस पूरे एरिया में और ज़्यादा स्थिरता आ पाए और जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो लोग उसमें और ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। क्योंकि इनका ये कहना है कि ये भी इंडिया की जो इंटेग्रिटी है इसे फुली सपोर्ट करते हैं और अगर वहाँ के लोकल्स जो हैं डेवलप्ड होंगे, लोकल्स एम्पावर्ड होंगे, लोकल्स उनके पास अथॉरिटी होगी, तो जो लोकल अंडरस्टैंडिंग है पूरे रीजन की, पूरे लद्दाख के जो हार्श टेरेन है, ये इसकी नॉलेज से लोकल्स जो है मिलिट्री की हेल्प कर सकते हैं और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में लोकल्स हेल्प कर सकते हैं। तो अगर सरकार इनकी डिमांड्स मान के वहाँ पे डेवलपमेंट करती है तो इन टर्न सरकार को ही वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी में हेल्प होगी, क्योंकि फिर वहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सरकार में, लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी होगी, लोग वेल डेवलप्ड होंगे, ठीक है, तो लोग भी फिर सरकार की मदद करने में आगे आएंगे। तो इसके ऊपर केंद्र का क्या स्टैंड है? इन द वेक ऑफ द स्ट्रीट प्रोटेस्ट द सेंटर इन 2022 फॉर्म्ड अ कमेटी अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी कृष्ण रेड्डी टू एंगेज विद मेंबर्स ऑफ द LAB एंड KDA। तो देखिए ये प्रोटेस्ट जो है पिछले 2 साल से चलते आ रहे हैं और 2022 की अगर बात करें तो उनके इस प्रोटेस्ट को देख के एक कमेटी बनाई गई इन मिनिस्टर के अंडर, ठीक है, और यहाँ इस कमेटी में LAB और KDA के भी मेंबर्स जो हैं इनको इंक्लूड किया गया। The center had assured the people it would find an appropriate solution to the issues related to language, culture and conservation of land। ये जो कमेटी है इसने ये अश्योर किया कि जो वहाँ के इश्यूज़ हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। और अब जब 2023 में फिर से प्रोटेस्ट होने लगे थे तो फिर से एक हाई पावर्ड कमेटी की बैठक हुई थी अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय एज इट हेड, ताकि वो फिर से देख सकें कि वहाँ के लोगों को क्या समस्या है और फिर से आपका जो KDA और LAB है इसके मेंबर्स इसमें इंक्लूड किए गए। और 2024 में ये इन बॉडीज़ ने एक नया मेमोरेंडम भेजा है कि जो बातें हो रही हैं उनसे कुछ एज सच आउटकम नहीं निकल रहा है, तो जो तरीका है इश्यूज़ रिजॉल्व करने का वो और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है, ताकि उनकी डिमांड्स और अच्छे से पूरी हो पाए। ये है आपका पूरा एनालिसिस अभी जो लद्दाख रीजन में चल रहा है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल वाई इज पंजाब इन कोर्ट ओवर BSF's पावर। तो अगर यहाँ पे बात करें रेलेवेंस की, तो देखिए अगर प्रीलिम्स की अगर बात करें तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो आपका पैरामिलिट्री स्ट्रक्चर जो है कि हमारी कंट्री में कौन कौन से CA सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, BSF जो है कहाँ का बॉर्डर देखता है, ITBP कहाँ का बॉर्डर देखता है, सीमा सुरक्षा बल कहाँ का बॉर्डर देखता है और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं।
ठीक है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे सेंटर स्टेट के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फेडरल जुरिस्डिक्शन है, फेडरल जुरिस्डिक्शन, वो उसके बारे में आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की ज़रूरत है कि सेंटर स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट कैसे रिजॉल्व करता है। एंड अगर मेंस की बात करें तो मेंस में यहाँ पे आपका GS2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे अलग अलग फेडरल इश्यूज होते हैं, आपके अलग अलग सेवेंथ शेड्यूल के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके पर्सपेक्टिव में। उसके बाद आप इसको GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसमें क्या क्या अलग अलग तरीके के इश्यूज आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आर्टिकल को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो देखिए अभी हुआ क्या है, अभी तक 2021 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो आपका इंडो पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, इनका जो जुरिस्डिक्शन है, इनका जो एरिया है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको और बढ़ा दिया है। अभी तक जो था इनका काम था क्या था, जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम होते हैं कि जैसे बॉर्डर के थ्रू जो स्मगलिंग होती है ड्रग्स की, आर्म्स की, ह्यूमंस की, या फिर आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कम करना इनका काम है। देखिए ठीक है। और इनका काम क्या है कि जो जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया है, और ये है आपका बॉर्डर। तो बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर इंडिया के साइड में, बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक के जितना भी एरिया आता है वो पूरा का पूरा BSF के कंट्रोल में आता है। ठीक है। यहाँ पे BSF जैसा चाहता है अपना इंटरनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ये आपका अभी तक 15 किलोमीटर था। ठीक है। और ये आपका पंजाब में भी ऐसा है, आपका वेस्ट बंगाल और आसाम में भी ऐसा चलता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एरिया इंक्रीज करके और आपका 50 किलोमीटर कर दिया है। ठीक है। ये हो गया है आपका 50 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है आपका पंजाब का, उसे इशू हो रहा है क्योंकि अभी तक पंजाब का 15 किलोमीटर वाला बॉर्डर एरिया इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में था। अब इस स्टेट का 50 किलोमीटर तक का जो बॉर्डर एरिया है वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। Sharp criticism from the key political parties, with state government moving Supreme Court fixed third week of April for hearing of the lawsuit। तो ये जो किया जा रहा है, जो सेंटर है, पंजाब गवर्नमेंट का जो लैंड है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका इतना सारा एरिया जो है BSF को दे रहा है। जो BSF है देखिए आपका सेंटर कंट्रोल करता है, और जो पंजाब है, पंजाब का जो पुलिस होता है वो अपना स्टेट कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो पुलिस कंट्रोल है इसके ऊपर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। एंड पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो सरकार कर रही है 50 किलोमीटर तक का एरिया एक्सटेंड कर रही है, इससे हमारा कंट्रोल जा रहा है, तो ये सही नहीं है। सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, एक टाइप से उनकी अथॉरिटी को इनक्रोच करने की कोशिश कर रही है। तो इस मैटर को लेके पंजाब गया है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल है उस दिन इनका ये लॉसूट सुना जाएगा। तो देखिए एलिगेशंस क्या है। तो एलिगेशंस है विल हियर अ कंप्लेंट बाय पंजाब एक्यूजिंग सेंटर, कि सेंटर को यहाँ पे सेंटर के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि स्टेट को उसकी जो पुलिस पावर्स हैं उससे छीना जा रहा है। सेंटर की स्टेट की जो पुलिस पावर्स हैं उससे वापस ले ली जा रही हैं। पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द शेड्यूल 7। ठीक है। जो आपका पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर होता है, जितने भी पुलिस सर्विस आपके एक्टिविटीज़ होती हैं लॉ एंड ऑर्डर की, वो स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होती हैं वो डिसाइड करती हैं। तो इसीलिए जो सेंटर का नोटिफिकेशन था आपका अक्टूबर 2021 में, जब BSF जो है आपका BSF आपका पैरामिलिट्री फोर्स है, ये आपके सेंटर के कंट्रोल में आती है अंडर शेड्यूल 7। तो जब ऐसा किया गया तब
आपका जो सेक्शन 139 ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है उसके तहत तब स्टेट ने उसको एक्यूज किया और उसको चैलेंज किया। अगर इस प्रोविजन की बात करें, द प्रोविजन ऑथराइजेज द सेंटर टू कन्फर पावर ड्यूटी ऑन बीएसएफ विद रिस्पेक्ट टू एनी सेंट्रल एक्ट लाइक पासपोर्ट, registration of foreigners act, central excise salt act, foreigners act, foreign exchange regulation act, customs act, passport act or any cognizable offense punishable under any other central law। तो बीएसएफ जो है अब 50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी कानून हैं ये सारे के सारे आपके बीएसएफ के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी आपके सेंट्रल लॉज हैं। तो इसलिए तो अभी तक क्या था, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका स्टेट पुलिस इन सारे एक्ट्स का जो पालन है देखता था, लेकिन अब ये सारा जो कंट्रोल है ये बीएसएफ को चला जाएगा। The court agreed to look whether the notification amounted to an arbitrary exercise of power under section 139 and an unconstitutional interference into Punjab authority। तो कोर्ट ये देखेगा कि सेंटर यहाँ पे अपनी मनमानी कर रहा है कि नहीं और क्या पंजाब की अथॉरिटी में दखल दे रहा है कि नहीं। तो ये हुआ कब, देखिए, व्हेन डिड पंजाब गवर्नमेंट गो टू द सुप्रीम कोर्ट? दिसंबर 2021 में पंजाब गवर्नमेंट आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ अप्रोच किया था और अब सेंटर का डिसीजन चैलेंज किया था। और अभी रिसेंटली देखें, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को एग्जामिन करेगा और देखेगा कि बाकी स्टेट्स में भी कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है एंड क्या बाकी स्टेट्स को भी सिमिलर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। और वहाँ के जो पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं जैसे शिरोमणि अकाली दल, इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया कि ये सेंटर जो इस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को डाइल्यूट करना चाह रहा है, स्टेट्स की ऑटोनॉमी को डाइल्यूट करना चाह रहा है, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और इस चीज़ को लेके आपका पंजाब स्टेट असेंबली है, वहाँ पे एक स्पेशल सेशन भी हुआ था जहाँ पे सेंटर के रेजोल्यूशन के खिलाफ एक सेंटर के नोटिफिकेशन के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास किया था, जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इस आदेश को नहीं मानते हैं और सेंटर जो है उसको ऐसा कोई कदम उठाने से पहले पंजाब गवर्नमेंट का ओपिनियन लेना चाहिए था, ठीक है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए था। और ये जो भी हो रहा है, दिस इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पूरा किया जा रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं कह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की पेटी पॉलिटिक्स रिस्पॉन्सिबल है। और पंजाब ने किया कैसे है चैलेंज? तो पंजाब ने आर्टिकल 131 के अंडर में चैलेंज किया है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ बीएसएफ। Punjab has submitted that effect and consequence of notification amounts to encroachment on power of state of Punjab। तो पंजाब का ये कहना है कि इस तरीके से सेंटर जो है पंजाब गवर्नमेंट की अथॉरिटी के ऊपर इनक्रोच कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इन एज मच एज मोर देन 80% एरिया ऑफ द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। और तो जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, देखिए, उनका सारे के सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का अब 80% जो अथॉरिटी है वो पूरी की पूरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी। ऑल मेजर टाउन्स सिटीज़ इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ दिस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट विल फॉल विद इन द 50 किलोमीटर। तो ये पंजाब गवर्नमेंट के लिए चिंता की बात क्यों है? तो जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, देखिए, उनके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी हैं वो भी अब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएंगे। गवर्नमेंट कंटेंट्स दैट कंसिडरिंग दैट मोर देन 80% ऑफ एरिया ऑफ मेजर border area towns of Punjab are covered in the extending belt of 50 km. Notification is ultra vires of the constitution encroaches upon Punjab's plenary authority। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रही है और पंजाब इस चीज़ को अपोज कर रहा है। तो पंजाब के यहाँ पे देखिए कंसर्न्स क्या हैं। कंसर्न ऑफ पंजाब आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द कंसर्न्स ऑफ द अदर स्टेट। तो देखिए, ये जो बीएसएफ है, बीएसएफ का कंट्रोल देखिए बाकी स्टेट्स में भी होगा। जैसे अभी यहाँ पे पंजाब में है, हमने अभी देखा वेस्ट बंगाल में भी बीएसएफ है, असम में भी बीएसएफ है। तो यहाँ पे पंजाब का जो कंसर्न है, देखिए, ये जो सेंटर ने बोला है कि कंट्रोल एक्सटेंड करेंगे, पंजाब यहाँ पे पंजाब के अलग कंसर्न्स देखिए क्या हैं।
तो सबसे पहले अगर ज्योग्राफी की बात करें तो जिस एरिया में सेंटर ने एक्सटेंड किया है वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत छोटी जगह पे। ऐसी सिचुएशन बाकी स्टेट्स में नहीं है जो बॉर्डर शेयर करते हैं। जैसे गुजरात की अगर बात करें, गुजरात भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन जो बॉर्डर वाला एरिया है वो आपका कच्छ वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत लोग नहीं रहते, वो आपका पूरा वेस्टलैंड है, वहाँ की ज़मीन पे कोई नहीं रहता है बॉर्डर वाले एरिया में। लेकिन पंजाब के बॉर्डर एरिया में बहुत भारी मात्रा में लोग रहते हैं, ठीक है। राजस्थान की अगर बात करें, जो राजस्थान का जो बॉर्डर है डेजर्ट के बीच से होके जाता है, वहाँ पे भी कोई नहीं रहता, ठीक है, और यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये हो गया आपका सबसे पहला डिफरेंस, क्यों पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये मैटर ऑफ कंसर्न है। दूसरी बात, जो 50 किलोमीटर वाला जो एरिया एक्सटेंड किया है वो बहुत ही उपजाऊ एरिया है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, और आपके जितने भी मेजर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, आपका तरन तारन, फ़िरोज़पुर, फ़ाज़िलका, ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स उस जगह पे आते हैं, उस रेंज के अंडर में। दूसरी बात ये, जैसे गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ये तो बहुत बड़े स्टेट हैं, उनके कंपैरिजन में पंजाब जो है एक छोटा स्टेट है, पहले से ही वो एक छोटा स्टेट है, उसका भी एक बहुत बड़ा एरिया अब सेंटर जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे फर्टाइल एरिया है, पॉपुलेशन इतनी है, तो उस एरिया में काफ़ी सारे फार्मर्स जो है फार्मिंग करते हैं। तो अगर वो बीएसएफ के कंट्रोल में आ जाएगा तो वहाँ पे देखिए फेंसिंग होने लगेगी, कटीले तार लग जाएंगे, लोगों के खेत के बीच से जाएंगे, तो लोगों को वहाँ पे क्रॉस करने में दिक्कत होगी, अपने खेतों को एक्सेस करने में दिक्कत होगी, ठीक है, अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होंगे वहाँ पे। तो ये पंजाब के कुछ मेजर कंसर्न्स हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या इशू रेज किया है? सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ फिक्स्ड द 3rd week of April for the hearing of the lawsuit has raised several issues। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अलग अलग तरीके, अब ये जो मैटर चलेगा इसमें अलग अलग इश्यूज जो होंगे उन पे लुकअप करेगा, ठीक है। कि सबसे पहली बात, क्या स्टेट यहाँ पे अपना आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर कर रहा है, सॉरी स्टेट नहीं, सेंटर, ठीक है। उसके बाद जो इंक्रीज़ हो रहा है ये आपके इसी एक्ट के तहत है और ये होना जस्टिफाइड है कि नहीं, और ये भी देखेगा कि सारे स्टेट्स को यहाँ पे एक जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं। क्या यहाँ पे सिर्फ पंजाब को एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या फिर सभी को ऐसा ट्रीट करा जा रहा है जिसमें पंजाब भी है। And what are the factors which have taken into account in determining the meaning of the phrase local limit of such, ठीक है। तो ये जो अलग से सेक्शन है आपका बीएसएफ एक्ट का, इसको भी यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा। एक्सप्लोर वेदर द इम्पल्स नोटिफिकेशन अमाउंट्स टू एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस। तो आखिरी में ये भी देखेगा जो नोटिफिकेशन है क्या इससे स्टेट अथॉरिटी में दखल किया जा रहा है कि नहीं, और क्या ये असंवैधानिक तरीके से इनक्रोच किया जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। ये है आपका पूरा आर्टिकल कि पंजाब गवर्नमेंट और बीएसएफ इसके बीच में क्यों इश्यूज चल रहे हैं। आखिरी आर्टिकल आता है आपका कैन मलेरिया वैक्सीन रोल अब बी स्किल्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है, एंड इसकी अगर रेलेवेंस बताऊं तो आपको सबसे पहली बात जो अलग अलग डिजीज़ेज होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कौन सा डिजीज़ बैक्टीरिया कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, या फिर आपका कौन सा वेक्टर बोर्न डिजीज़ेज है, क्योंकि डिजीज़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके डिजीज़ेज एंड इनका क्या ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीन्स, एंड इनसे रिलेटेड कोई ग्लोबल इनिशिएटिव, इनसे रिलेटेड ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं, एंड इनसे रिलेटेड और क्या किया जा सकता है। एंड अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका GS2 में सोशल जस्टिस के अंडर में आता है। सोशल जस्टिस में आपका जो हेल्थ है, ठीक है, तो हेल्थ की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ेंगे कि हमारे कंट्री में आपके कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होते हैं, इनसे रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ हैं,
ठीक है। इसके अलावा आप हंगर एंड माल न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि डिजीज़ की वजह से लोगों की हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड जो आपकी अलग अलग स्कीम्स चलती हैं आपके डिजीज़ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो उनका एनालिसिस इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पूरे आर्टिकल को देखना है। तो देखते हैं कि अभी तक क्या है। ऑन January 22, कैमरून इन अफ्रीका बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च द RTS मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन इन इट्स रूटीन नेशनल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। तो अभी हम जानते हैं रिसेंटली जो मलेरिया है इसकी वैक्सीन रोल आउट की गई है, ठीक है। अभी तक मलेरिया की पोटेंट वैक्सीन कहीं नहीं थी, पहली बार बनी है। और हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे मलेरिया जैसे जो इश्यूज़ हैं, मॉस्किटोज़ वाले जो डिजीज़ होते हैं, ये बहुत लार्ज स्केल पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे फाइनली अब मलेरिया की वैक्सीन्स भी रोल आउट करना शुरू कर दी हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रोल आउट फॉलोज मलेरिया वैक्सीन पायलट प्रोग्राम इन घाना, कीनिया, मलावी as efforts gather pace to scale up vaccine against diseases in high risk area। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है अब ये एक पायलट प्रोजेक्ट पे ट्रायल बेसिस पे इन कंट्रीज़ में वैक्सीन को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। और इसके बाद अगर यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिला तो जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क एरियाज़ हैं वहाँ पे अब लार्ज स्केल में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया जाएगा। क्या एम है, लगभग 20 कंट्रीज़ हैं और 20 कंट्रीज़ में वैक्सीन को रोल आउट करने का प्रोग्राम है गावी के हिसाब से, ग्लोबल अलायंस ऑन वैक्सीन इनिशिएटिव में, ठीक है। एंड अदर आउटफिट एम टू इक्वल एक्सेस टू न्यू अंडर यूज वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज़। तो जितने भी वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें से जो टॉप 20 कंट्रीज़ हैं उनमें वैक्सीन मलेरिया वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। वेयर इज़ मलेरिया बर्डन हाईएस्ट, तो यहाँ पे एक डेटा बेस्ड एनालिसिस है, ठीक है, कि पूरी दुनिया में मलेरिया से रिलेटेड क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, क्यों इसकी वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं मलेरिया के बारे में। ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिएगा, स्पेशली प्रीलिम से रिलेटेड। मलेरिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 अक्रॉस द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू WHO डेटा। तो 5 साल से कम के बच्चों में जो जितनी भी डेथ्स होती हैं सबसे ज़्यादा आपकी मलेरिया की वजह से होती हैं, ठीक है। मोर देन 30 कंट्रीज़ हैव एरियाज विद मॉडरेट टू हाई मलेरिया ट्रांसमिशन। दुनिया की 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे मलेरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एंड ये जो डिज़ीज़ है ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ है, ठीक है। और ये आपके पैरासाइट्स कॉज करते हैं। पैरासाइट्स में भी आपके जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिली मॉस्किटो है ये कॉज करता है। ध्यान में रखने वाली बात है कि ये डिज़ीज़ को होने से बचाया जा सकता है और ये डिज़ीज़ जो है क्योर करी जा सकती है। इन 2022 नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वाज एट द रिस्क ऑफ मलेरिया। तो इतने लार्ज स्केल पे मलेरिया का इशू एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू WHO's वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023, while Africa bears the highest malaria burden accounting for 94% of cases, 95% of the global death in 2022, India in 2022 accounted for 66% of malaria causes। तो सबसे ज़्यादा मलेरिया का बर्डन जो है आपका अफ्रीका में है, 94% ऑफ केसेस। लेकिन इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा मलेरिया से रिलेटेड डेथ्स होती हैं, ठीक है। आपके साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया एंड इंडोनेशिया अकाउंटेड फॉर 94% ऑफ ऑल मलेरिया डेथ इन WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो इंडिया और इंडोनेशिया की अगर बात करें तो जो टोटल साउथ ईस्ट एशियन रीजन है आपका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ आपकी इन्हीं 2 कंट्रीज़ में होती है। 2015 से अभी तक 55% रिडक्शन हुआ है, लेकिन अभी भी इंडिया में मलेरिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की इंफॉर्मेशन को देखें तो पिछले 15 साल में इंडिया ने इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है मलेरिया, और इनका टारगेट है कि 2027 तक हम लोग मलेरिया को एलिमिनेट कर दें, मलेरिया फ्री कंट्री बन जाए और एलिमिनेट कर दें 2030 तक। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपको याद रखना है। तो अब देखते हैं कि वैक्सीन के लिए जो पैसे हैं, देखिए फंड्स हैं वो कहाँ से आते हैं। ये आपका यूनिसेफ का इनिशिएटिव है, जो मलेरिया की वैक्सीन का रोल आउट वाला प्लान है ये यूनिसेफ कर रहा है। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फर्स्ट एवर सप्लाई ऑफ मलेरिया वैक्सीन गिवन टू द ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल। तो
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपका जो कंपनी है GSK इसको मिला है, ठीक है। would lead to 18 million doses of vaccine RTS-AS01, ठीक है, being available for next 3 years। तो ये वाली वैक्सीन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका मलेरिया वैक्सीन से रिलेटेड है। ये आपके 35 ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद आई है, ठीक है, और ये पहली वैक्सीन है जो किसी पैरासिटिक डिजीज़ के अगेंस्ट है। तो जो वैक्सीन है किसके अगेंस्ट काम करती है, किसको प्रिवेंट करती है? आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, द डेडली मलेरिया पैरासाइट ग्लोबली। ये बहुत ध्यान में रखिएगा, मलेरिया जो होता है आपका इस पैरासाइट की वजह से होता है। एंटिसिपेटेड रोल आउट ऑफ द सेकेंड जैब R21, तो ये वाली जो दूसरी वैक्सीन है R21, ये किसने बनाई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है, और ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाई है, और ये इसको मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वैक्सीन काम कैसे करती है? तो ये वैक्सीन के अलग अलग डोजेस लगते हैं, 4 डोज लगते हैं बच्चों में, ठीक है, और 5th डोज भी बाद में लगता है। तो अभी तक वेल इंडिया विल हैव टू वेट फॉर वैक्सीनेशन टू बी इंट्रोड्यूस्ड हेयर विद नो डेटा सेट ऑफ नाउ इज करेंटली फॉर एरियाज विद हाई सीजनल मलेरिया, ठीक है। तो अभी देखिए ये वैक्सीन जो है इंडिया में नहीं आई है, आएगी आगे आने वाले समय में, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वैक्सीन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड एरियाज़ हैं मलेरिया को लेके, वहाँ पे ये वैक्सीन अभी डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है, और ये आपके इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे करी जा रही है। अभी कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मलेरिया है, कहाँ पे इस सीज़न में सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं मलेरिया की, ठीक है। एज बेस्ड फैक्टर्स करे हैं, सीजनल बेस्ड, और इन दोनों अप्रोच को। और जिन कंट्रीज़ को वैक्सीनेशन मिल भी रहा है उन्हें भी WHO गाइड कर रहा है कि वो कंट्रीज़ भी जो सबसे वल्नरेबल है पॉपुलेशन, या फिर जहाँ पे मॉडरेट और हाई ट्रांसमिशन है, वहाँ पे ये वैक्सीन का रोल आउट करें, ठीक है। डिसीजन ऑन एक्सपैंडिंग टू लो ट्रांसमिशन सेटिंग शुड बी कंसिडर्ड एट अ कंट्री लेवल बेस्ड ऑन ओवरऑल मलेरिया कंट्रोल स्ट्रैटेजी, अफोर्डेबिलिटी, प्रोग्राम कंसिडरेशन। और अगर एफिकेसी की बात करें कि ये वैक्सीन कितनी कारगर है, तो ये इसका द एफिकेसी इज़ मॉडेस्ट बोला है कि ठीक ठाक है, येट स्टिल प्रोवाइड सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ बेनिफिट, कि ऐसा नहीं है कि इसको लगा के कम्प्लीटली प्रिवेंट हो जाएगा, बट स्टिल पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। और जो WHO की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एंड द करेंट वैक्सीन वर्क्स वेल विद मलेरिया कंट्रोल इंटरवेंशंस। तो अगर हम मलेरिया से जूझने के अलग अलग तरीक़ों के साथ इस वैक्सीन को यूज़ करते हैं, कैसे तरीके होते हैं? जैसे बेड नेट हो गए, कि जैसे मच्छरदानी होती हैं, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड होती हैं, ठीक है, मॉस्किटो स्प्रे यूज़ करते हैं, और डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है। अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं और साथ में वैक्सीन भी ले रहे हैं, तब हमारा मलेरिया से प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है, मलेरिया के इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग ट्रॉपिकल एरियाज़ में, कि जो पैरासाइट्स हैं, आपके वेक्टर्स हैं, मच्छर जो हैं आपके ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं, ठीक है, गर्म एरियाज़ में पाए जाते हैं, ह्यूमिड एरियाज़ में पाए जाते हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने ठंडे इलाके थे अब वो भी गर्म होते जा रहे हैं। तो जिस क्षेत्र में अभी तक मच्छर हुआ करते थे, अब उन्हें और गर्म क्षेत्र मिल रहा है, तो अब वो और ज़्यादा फैल रहे हैं दूसरे इलाकों में भी। तो अब नए नए इलाकों में अब जब मच्छर जाएंगे तो वहाँ पे भी अब मलेरिया की समस्या आने लगेगी। ये सब इसलिए क्लाइमेट चेंज की वजह से एक कंसर्न है। एंड स्पेशली जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, आपका इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आगे चल के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट भी ज़्यादा होगी, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंडीशंस भी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे पैरासाइट जो हैं और भारी मात्रा में बढ़ेगा। एंड स्पेशली अगर रीजन की बात करें, जैसे ईस्टर्न इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पापुआ हो गया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, और यहाँ से चल के नई जगहों पे मलेरिया जा सकता है। तो इसलिए हमें अपने जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको और एक्सेलरेट करना पड़ेगा, और मलेरिया के प्रति जो वैक्सीन है उसका एक्सपेंशन और तेज़ करना पड़ेगा, उसे और स्केल अप करना पड़ेगा, ताकि वो और एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो जाए।
तो ये था आपका मलेरिया से रिलेटेड आपका आर्टिकल का एनालिसिस। तो आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल। थैंक यू।